अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे बच्चों। बिस्मिल्लाह पढ़ने दुरूद पढ़े फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। उम्मीद है बच्चों कल आपने FOH का काम कुछ ना कुछ किया होगा और आपको मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से मज़ीद क्लियर हुए होंगे। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग पर। अगर हम अपना फॉर्मेट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का और मार्जिनल कॉस्टिंग का अच्छा कर लें तो ये वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। आपका बहुत टाइम सेविंग भी होगा। ये मैंने फॉर्मेट्स लिख दिए, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। एक पेज के ऊपर लेफ़्ट पेज पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, राइट पेज पे मार्जिनल कॉस्टिंग है। दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं और ये देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इस वे आउट में जाएं तो वो है कॉस्ट कार्ड का बनाना। कॉस्ट कार्ड अगर आप क्वेश्चन के अंदर बना देंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और कॉस्ट कार्ड है क्या? ये पर यूनिट कॉस्ट है, जिसके अंदर आपकी डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाते हैं, ये जब चार चीज़ें पर यूनिट आप ले लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जो आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में लगानी है। मीन्स ये सारे खर्चे कौन से हैं? वेरिएबल खर्चे हैं। और इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है, वो है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, जो कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होगी। ये आप ऐड कर लेंगे तो आपका जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रेट है वो आ जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूं, ये J है, ये K है और ये L है। ABC में मैंने चंद नाम दिए हैं। अब यहां पर आते हैं सेल्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग स्टॉक आ रहा है फुल वैल्यू पर। कौन से वाली? ये वाली। प्रोडक्शन में हमें काम ऐसे करना है कि हम ये वाला काम करें तो ये वाला काम आपका 2-3 मिनटों में हो जाए, सिर्फ 4 मिनटों में हो जाए। सिमिलैरिटीज़ हैं। क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? आपका ये अगर वेरिएबल कॉस्ट इधर आनी है तो इधर भी पार्ट है, मौजूद है। हम लोग इसको अलग कर रहे होते हैं अक्सर और इसको फिर बाद में अलग से कर रहे होते हैं। तो हमने काम ऐसे करना है कि हमारा टाइम क्या हो जाए, पेपर में सेव हो जाए। तो हम ऐसा काम करेंगे कि यहाँ पर किया हुआ काम हमें इधर क्या हो जाए, काम दे जाए। तो वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इनटू ये यहाँ पर रेट J से बन रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग का रेट, तो आप J यहाँ पर लिख सकते हैं अगर मैं लिखना चाहूँ तो। यही चीज़ इधर भी आनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट इनटू J। तो मीन्स मैंने काम थोड़ा सा यहाँ पर किया है और मेरा ये चीज़ें दोनों क्या बन रही हैं, सिमिलर बन रही हैं। मेरा काम आधा हो जाएगा काम करने में। फिर मेरे पास है प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू K। ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट का रेट है पर यूनिट, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे।
तो हमारा काम क्या हो जाएगा, हमारी टोटल कॉस्ट, फुल कॉस्ट इकट्ठी हो जाएगी। बाज़ औक़ात क्या किया जाता है, हम यहाँ पर एक लंबा चौड़ा काम कर रहे होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल FOH, फिक्स्ड FOH एब्जॉर्ब, ये सारा काम अक्सर लिखा जा रहा होता है। क्यों लिखें जी, 4 लाइंस का एक इकट्ठा किया, एक रेट यहाँ पर आ गया, इन 4 लाइंस को इकट्ठा कर दिया, एक रेट में इकट्ठा कर दिया, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा पेपर पर्सपेक्टिव में। काम भी कर रहे हैं हम, सब चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक मुझे लेनी है, अब क्लोजिंग स्टॉक में मुझे फुल रेट लेना है, उसमें भी मेरा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक इनटू L। फुल रेट मेरा कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ पर इस वर्किंग से आ जाएगा, और हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना। अंडर ओवर एब्जॉर्ब की कहानी, हम स्टूडेंट्स को ये कहानी समझ नहीं लगती, कब ऐड करना है कब लेस करना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। कभी ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में नज़र आ रहा होता है, कभी ये प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट इसकी नज़र आ रही होती है, कभी एग्जामिनर स्पेसिफिकली हमें कह देता है कि जनाब आपने इसको प्रॉफिट में एडजस्ट करना है, और कभी क्वेश्चन क्या होता है, साइलेंट होता है। अब इसकी कहानी थोड़ी सी मेरी जुबानी, दो जगहों पे एडजस्टमेंट हो सकती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में और प्रॉफिट में। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि FOH एब्जॉर्ब होते कैसे हैं। एक FOH का एक्चुअल खर्चा होता है, FOH डेबिट, कैश, क्रेडिट वगैरह, और एक यहां से जाता है WIP में एब्जॉर्ब, ये ट्रांसफर होके WIP में जाता है, और एंट्री पास होती है WIP डेबिट और FOH क्रेडिट, और अब हम क्या कहते हैं, FOH एब्जॉर्ब्ड हुए हैं। यही खर्चा अल्टीमेटली पहुंच जाता है किस में, फिनिश गुड में, और फिर यही खर्चा अल्टीमेटली कहां पर पहुंच जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। एज्यूमिंग कि हमारा खर्चा था 1000 रुपया एक्चुअल में, और एब्जॉर्ब हमने किया है 900, तो ये 900 इधर आएगा, यहाँ से 900 इसका पार्ट बनेगा, और यहाँ से 900 ही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में अल्टीमेटली पहुँचेगा। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्चुअल में क्या है, कम है, अंडर एब्जॉर्ब्ड है, ऐसे ही है, 1000 एक्चुअल खर्चा है और एब्जॉर्ब कितना है 900, तो मुझे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को सही करना है। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और FOH क्रेडिट। तो मेरी पहली एंट्री आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और FOH क्रेडिट, किस चीज के लिए, अंडर एब्जॉर्ब के लिए। अल्टरनेटिवली देयर आर चांसेस कि ये खर्चा एक्चुअल में 900 ना हो, हमने एब्जॉर्ब ज़्यादा किया हो, फिर क्या होगा, मैंने अगर खर्चा 1200 कर दिया एब्जॉर्ब्ड, तो इसका मतलब है 1200 इधर आएगा, ये 1200 अल्टीमेटली फिनिश गुड में आएगा, और अल्टीमेटली 1200 कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा। तब क्या हो चुका होगा, ये ओवर एब्जॉर्ब, कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा डेबिट हो चुकी हुई है। जब ज़्यादा डेबिट हो गई है तो मुझे क्या करना है, इसको ठीक करना है, और जब ठीक करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 200 के साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कर दूंगा, और FOH को मैं 200 के साथ डेबिट कर दूंगा। तो मेरी एंट्री हो जाएगी ओवर एब्जॉर्ब्ड की, FOH डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ठीक हो गया जी। तो ये तो हो गया अंडर ओवर का कॉन्सेप्ट। अब कभी कहा जाता है कि जनाब अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही सही करो, और कभी कहा जाता है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को ना सही करो, ऐसा करो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स एज इट इज जाने दो 1200,
से सेल्स थी 2000 की, तो 800 प्रॉफिट आ जाएगा जीपी। इसके अंदर एडजस्टमेंट करो, यहां पर इफेक्ट लिखो 200 का। अब अगर मैंने यहां पर इफेक्ट लिखना है तो मैं जस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स की बजाय एंट्री क्या बना दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट डेबिट और एफओएच क्रेडिट। और अगर प्रॉफिट में एडजस्टमेंट लेनी है यहां पर तो मैं एफओएच तो एज इट इज रखूंगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह प्रॉफिट एंड लॉस लिख दूंगा या प्रॉफिट लिख दूंगा। तो एडजस्टमेंट खुद ब खुद क्या होगी, यहां पर होगी। ठीक है। अब असल में मसला है कि कब हमें ऐड करना है, कब हमें लेस करना है। एक मकूला बनाना है आपने खुद अपने लिए। एक डेटर है, इसका बीडी था 200, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट की आपने 1000 की, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट किया आपने 800 का। मुझे सीडी जरा बना दें जी। सीडी आपने बनाया 400, बेटा किस तरह से बनाया है? क्या किया? कह सकता हूं आपने इस डेबिट में ये डेबिट ऐड किया है और ये क्रेडिट लेस किया है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेबिट एंड क्रेडिट में आ गया हूं मैं, माज़े चाहता हूं। सीएमए में डेबिट एंड क्रेडिट, मेरी आदत है कि जहां पर डेबिट एंड क्रेडिट आ जाता है मैं डेबिट एंड क्रेडिट में समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उससे अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ज़्यादा बेहतर होती है। तो फिर एक मकूला बन जाता है, डेबिट नेचर में डेबिट ऐड और क्रेडिट लेस होता है। डेबिट नेचर में डेबिट एंट्री ऐड और क्रेडिट एंट्री लेस होती है। इसी तरीके से आप खुद बनाएं। क्रेडिटर के लिए क्या होगा फिर, बीडी 200, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट 2000, क्रेडिटर डेबिट, कैश क्रेडिट 1500। आप सीरी खुद बनाएंगे, आप करेंगे क्रेडिट नेचर में क्रेडिट ऐड करेंगे और डेबिट लेस करेंगे। ठीक हो गया जी। तो फिर क्रेडिट में क्रेडिट ऐड और डेबिट लेस होता है। अब बस ये डेबिट एंड क्रेडिट की कहानी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर क्या है? हैं यार, मुझे क्यों शौक लगाता है यार। कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर, चलो परचेजेस की नेचर, एक्सपेंसेस की नेचर। एक्सपेंसेस की नेचर क्या होती है? डेबिट होती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर क्या हुई फिर? डेबिट हुई ना। डेबिट हुई कि कुछ और हुआ? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की अल्टीमेट नेचर क्या है? डेबिट है। तो डेबिट में अगर आपने एंट्री बनाई है अंडर एब्जॉर्ब्ड की कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और एफओएच क्रेडिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या किया है? क्या किया है? एंट्री तो बना सकते हो ना कभी भी बैठ के। कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या किया आपने? और डेबिट में डेबिट क्या होता है? डेबिट में डेबिट क्या होता है? ऐड होता है। तो अंडर एब्जॉर्ब को फिर क्या करना हुआ? ऐड करना हुआ। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, कि कब हमने ऐड करना है, कब हमने लेस करना है। गॉट द पॉइंट? आसान हो गया जी, लॉजिक समझ लग गई है जी, कि डेबिट में डेबिट क्या होता है? ऐड होता है। आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट किया हुआ अंडर एब्जॉर्ब की सूरत में, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और एफओएच क्रेडिट। आपने खुद एंट्री बनाई है, मैंने तो नहीं बनाई। चलें कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाते हैं। एफओएच डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। तो डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है? लेस होता है। तो ओवर एब्जॉर्ब को क्या करेंगे आप? लेस करेंगे। अगर आप किस में जा रहे होंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। ठीक हो गया जी। चलें जी, ये हो गई डेबिट एंड क्रेडिट की जुबानी में अंडर ओवर एब्जॉर्ब की कहानी। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। अब आप खुद सोचकर बताएं कि यहां तक मैं पहुंच गया हूं,
अब मैं क्या अंडर एब्जॉर्ब को कर रहा हूं, प्रॉफिट को क्या कर रहा हूं? ये बताएं प्रॉफिट की नेचर क्या होती है? प्रॉफिट की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है। क्या होती है जी प्रॉफिट की नेचर? प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है। ये सेल ज्यादा है ना, और यहां से मैं बता देता हूं यार, सेल की नेचर क्रेडिट है और क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है। ये लेस इस वजह से होता है कि ये क्रेडिट में से डेबिट है। लेस होने की रीजन ये है कि क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है। तो जीपी की नेचर क्या हुई? फिर क्रेडिट हुई। जीपी में एडजस्टमेंट करनी है आपने और एंट्री है डेबिट। अब बताएं अंडर एब्जॉर्ब को क्या करेंगे? बाय लॉजिक अंडर एब्जॉर्ब को आप डेबिट कर रहे हैं प्रॉफिट को, तो क्रेडिट में से डेबिट ने क्या होना है? लेस होना है। दिस इज द ट्रू लॉजिक, और दिस इज द ट्रू लॉजिक ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड का प्लस माइनस होने की लॉजिक क्या है। यह है बिहाइंड दैट कहानी कि अंडर एब्जॉर्ब्ड लेस होना है। कभी भूल जाओ, एंट्री सोचो और डेबिट एंड क्रेडिट की जुबानी सोचो कि प्रॉफिट की नेचर क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर क्या है। गलती इंसान से हो जाती है। अब अगर कॉन्सेप्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग है आपका, तो आप उस गलती को फौरी तौर पर क्या करोगे? एंट्री की जुबानी में सही करोगे कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बनाना क्या, मुझे एडजस्टमेंट कहां पर करनी है, यहां पर करनी है, यहां पर करनी है। यहां पर करनी है तो ट्रीटमेंट कुछ और, यहां पर करनी है तो ट्रीटमेंट उल्टा हो जाएगा। आंसर तो अल्टीमेटली सेम आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट करें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स चेंज होगी, जीपी चेंज होगा, नेट प्रॉफिट का आंसर सेम आएगा। वो तो जो जहां पे मर्जी मैं डेबिट यहां पर ले गया कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो मेरा जीपी चेंज हो जाएगा, और ये वाली 200 मैंने यहां पर ले आया, अल्टीमेटली आंसर सेम आना है, नेट प्रॉफिट का आंसर सेम आएगा। एडजस्टमेंट का मसला है, स्टूडेंट्स को मसला होता है कि कहां पर एडजस्टमेंट करनी है। बाय डिफॉल्ट तो कॉस्ट ऑफ सेल्स गलत है। मैंने भी बाय डिफॉल्ट वाला पूरा कहानी लिखी हुई है। प्रॉफिट वाली कहानी कभी कभी करता है, कभी कहता है कि ये एडजस्टमेंट किस में करो, प्रॉफिट में करो, तो फिर हमें सोचने में टाइम लगता है और फिर हम बस आंखें बंद करके कुछ ना कुछ लिख देते हैं। वो कुछ ना कुछ प्लस की बजाय माइनस हो जाता है या माइनस की बजाय प्लस हो जाता है, क्योंकि यहां पर दूसरी भी तो एडजस्टमेंट है ना बेटा, ये भी तो है। अब इसकी एंट्री क्या है? एफओएच डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्रेडिट क्या होना है? इसने ऐड होना है, और ये क्या चीज है? आपका ओवर एब्जॉर्ब्ड है। ये है डेबिट एंड क्रेडिट में कहानी। मैं माजर चाहता हूं आपको, डेबिट एंड क्रेडिट में खींच कर ले गया, क्योंकि रट्टे से ज्यादा बेहतर होता है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगा कि आप मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर बनाएं प्रॉफिट, उसको रिकॉन्साइल करें और रिकॉन्साइल कर इन दोनों प्रॉफिट्स को क्या करो? मैच करो, रिकॉन्सिलेशन करो। ये सबसे ज्यादा मशहूर क्वेश्चन यही है। जब भी दिया जाता है तो साथ रिकॉन्सिलेशन साथ दी जाती है। ये सबसे मशहूर क्वेश्चन ये है, और फिर साथ कभी कभी कह देता है कि जनाब आपने अंडर ओवर को ना प्रॉफिट में एडजस्ट करना है। क्या क्वेश्चन साइलेंट होता है? क्वेश्चन साइलेंट हो तो कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट करो, क्वेश्चन साइलेंट ना हो तो फिर ट्रीटमेंट करो सोच कर। यहां पर लिखना है या जीपी के बाद लिखना है, ये बस कहानी है, और कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो ट्रीटमेंट यहां पे होगा वो ट्रीटमेंट नीचे जाके उलट हो जाएगा। अब है, ये मैंने लॉजिक बता दी, अब है रट्टा, अब है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट भी तो आना चाहिए। शॉर्टकट बेटा जी ये है कि आपका आंसर 100% सेम आएगा बाय कैलकुलेटर, अगर आप एक्चुअल में से एब्जॉर्ब्ड को माइनस कर देंगे तो। ये हो गया शॉर्टकट, ये हो गया लॉजिक, ये है फास्ट वे आउट के लिए। लेकिन कब? जब कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट करनी है, बस तब, ओनली देन। अगर यहां पे जाएंगे तो फिर जरा लॉजिक इस्तेमाल कर लेना, इसकी उलट जाएगा, ये उलट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक चीज बताऊंगा, दूसरी चीज सोचने के लिए ये बता दिया मैंने।
लॉजिक बता दिया, लॉजिक के पीछे और कोई चीज नहीं है। एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब्ड। आए जी, ये कहानी हो गई। अब रिकंसिलेशन की बहुत सारी कहानी है, लेकिन मैं रिकंसिलेशन क्वेश्चन के जरिए करवाऊंगा। क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन हम लेंगे रीसेंट अटेम्प्ट का। बड़ी बड़ी चीज़ों में मर्ज हो सकता है, एबीसी में मर्ज हो सकता है, जिसका क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा आपको। और सबसे ज़्यादा चांसेस हैं मेरे नज़दीक इस दफ़ा मर्ज होने के हैं कि इस दफ़ा मर्ज हो जाएगा एबीसी के साथ। अदरवाइज मार्जिनल एब्जॉर्प्शन तो कहीं पर भी मर्ज हो सकती है। यार ये तो क्या है, अंडर प्रोसेस वाला काम है। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर मर्ज होती है, आपकी वेरिएंस में मर्ज हो सकती है, आपकी और कहाँ पे मर्ज हो सकती है। जो हिस्टोरिकली क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ कि हिस्टोरिकली किधर किधर मर्ज करके आए हुए हैं क्वेश्चंस। मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन की पास पेपर की लिस्ट किधर गई? हाँ जी, ये प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ मिक्स हुआ है, वेरिएंस के साथ मिक्स होकर आए हुए हैं। ये दो आए हुए हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ मिक्स होकर आए हुए हैं सीए फाइनल में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जी इस दफ़ा इंशाल्लाह कैफ में आएगा, मेरे नज़दीक तो आना चाहिए। तो वल्लाहु आलम, हम तो गेस कर सकते हैं आई कैप क्या सोच रहा है बैठा, हम तो जस्ट असेसमेंट कर सकते हैं और बच्चों को तैयारी उसके मुताबिक थोड़ी बहुत करवा सकते हैं। आए जी, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या है, फॉर्मेट लिखा गया है। अब ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से बड़ी स्पीडीली हो सकता है, थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया जाए इसको, व्यू को। हाँ जी, अब जबरदस्त हो जाएगा। स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन है, डिस्कस द अजम्पशन यूज्ड इन मार्जिनल कॉस्टिंग। थ्योरेटिकल तकरीबन 10 से 12 मार्क्स थ्योरेटिकली आ रहे हैं, और थ्योरी के लिए आप लोगों को मैंने एक चीज़ सेंड कर दी है ग्रुप के अंदर, या फिर मेरी बुक पकड़े और ले जाएं, फोटोकॉपी करवा के मुझे ला कर दे दीजिएगा बुक। उसके अंदर एक अलग से चैप्टर बना दिया हुआ मैंने। चलें जी, रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कितने मार्क्स? 11 मार्क्स, 3 मार्क्स ऊपर गुजर गए। रिकंसाइल द डिफरेंस इन प्रॉफिट्स अंडर 2 मेथड्स। दोनों मेथड्स में आपस में क्या करो, रिकंसाइल करो। हम रिकंसाइल भी करेंगे और थ्रू लॉजिक करेंगे, और वंस अगेन मैं डेबिट एंड क्रेडिट की लॉजिक में समझा दूंगा आपको इंशाल्लाह। ये हो गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। क्वेश्चन करने का तरीकाकार क्या है, पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया है, आपका सबसे पहला काम है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करना है और अपने लिए पेज मुख्तस करने हैं, एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है, एक लेफ्ट पेज पर, एक राइट पेज पे। ये चॉइस इज योर्स कि ये वाला इधर आना चाहिए या इधर आना चाहिए, ये आपके लिए अपनी आसानी है। मुझे आदत पड़ी हुई है कि मैं यार एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पहले करता हूँ या करवाता भी हूँ। उससे क्या होता है, सारा काम हो चुका होता है, हमें जस्ट खींच के क्या करना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 5 मिनट से कम के अंदर ये हो जाएगा, वो कर लिया तो, अगर इस फॉर्मेट पे चलते हैं तो। अगर नहीं चलते तो फिर तो टाइम लगाना ही लगाना है, हमने पेपर में टाइम वेस्ट करना ही करना है। पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा और डायरेक्टली करवाऊंगा इंशाल्लाह। ये पूरा क्वेश्चन अब नजर आना शुरू हो गया। लें जी, कीनिया लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंगल प्रोडक्ट एंड हैज अ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 60,000। मैंने आपको बोला था अक्सर क्वेश्चंस के अंदर अगर कैपेसिटी दी हुई है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कैपेसिटी होगा। तो मैंने कैपेसिटी मैंने पढ़ा है, मेरे पास 2 पेजेस ये हैं, और मैंने तीसरे या चौथे पेज के ऊपर क्या किया, मैंने कैपेसिटी लिखना शुरू कर दिया कि भैया जब क्वेश्चन पढ़ना है तो साथ साथ काम भी हो जाए ना।
अगर आप प्लानिंग साथ साथ करते चले जाएंगे क्वेश्चन हो जाएगा जल्दी, अगर प्लानिंग साथ साथ नहीं करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा लेट। नई फॉर्मेट बनाया अभी आपने, इन दोनों के लिए क्या कर दिया, खाली जगह छोड़ दी है। आपने काम शुरू कर दिया, भाई मेरा तो रफ वर्क है कि मैंने लिख दिया है कैपेसिटी को, कितनी है जी, 60,000 लिख दिया। आगे चलें, आगे पढ़ना शुरू करें। इट इज करंटली ऑपरेटिंग एट इट्स नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 80%। नॉर्मल कैपेसिटी क्या है, 80%। तो नॉर्मल कैपेसिटी निकाल दो। नॉर्मल कैपेसिटी 60,000 का 80%, 8 6 48,000। आगे बढ़ते हैं। यूज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। बिलो इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम केयाज बजट फॉर द मंथ ऑफ 2022। किससे आ रहा है, बजट से आ रहा है, हमारा बजट है। सेलिंग प्राइस 210 है, ठीक है जी, पढ़ लिया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्राइम कॉस्ट है। क्या मुझे एक अदद कार्ड बनाना है, मैंने बना लिया। इसका फॉर्मेट भी मैंने वर्किंग का फॉर्मेट बना दिया कि दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट टू डू द क्वेश्चन। अब एंट्री साइड पर, अब क्वेश्चन आ गया। क्या डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं? यस, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। कितनी आई है, 75 रुपये। मैंने यहाँ पर लगाई लाइन और मैंने कहा भैया मैंने ऐसे लिख दिया था, चलो दोनों हो जाओ इकट्ठे 75 रुपीज। क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएबल की कहानी है, गौर से पढ़ना, ये बड़ा मसला है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 45। क्या वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पार्ट बनना चाहिए? यस, बनना चाहिए। तो कितना है, 45। क्या मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग का रेट आ गया? यस। कितना आ गया, 7 5 12 120। मेरा एक रेट फाइंड हो चुका है। अच्छा जी, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस क्या लेने हैं, उसमें आता है? नहीं आता। क्या मेरे पास पेंसिल होगी? क्या मैं टिक लगा सकता हूं कि मैंने कौन कौन सी चीज को पिक करके मैंने अपने पेज के ऊपर लिख लिया? यस, मैं भी टिक लगा सकता हूं, मुझे उधर जाना पड़ेगा सारे टिकिंग करने के लिए, मसला हो जाएगा। अब आपने याद रखना है कि मैंने 1 और 2 ये चीजें यूज कर ली हैं, एक ये और एक ये अभी यूज नहीं किया। फिक्स कॉस्ट, क्या ये बजट है? बजटेड है। फैक्ट्री ओवरहेड क्या मेरे पास 20,16,000 आ गए? यस। क्या मेरे पास आ गए? यस, 20,16,000 बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड मेरे पास 20,16,000 आ गए। क्या नॉर्मल कैपेसिटी यूज करके मैं अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकता हूँ? यस, निकाल सकता हूँ जी। मैंने ये किया और मैंने कहा अच्छा जनाब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ही निकाल देते हैं, 20,16,000 तकसीम 48,000 यूनिट्स, मेरा रेट कोई निकल कर आ जाएगा। कितना आ गया? 42। ये मेरा 42 यहाँ पर रेट आ गया, कहानी ख़त्म हो गई। 162 का मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रेट आ गया। गुड हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही क्या हुआ, मेरा ये वाली वर्किंग तैयार हो गई। देयर इज चांसेस कि शायद कोई गलती हो जाए, लेकिन मेजरली चांसेस ये हैं कि ये काम सही हो गया। ठीक है, तो आपने प्लान किया, आपका काम क्या होता चला जा रहा है। अभी मैंने एक दफा पढ़ा है क्वेश्चन, अभी पूरा भी हो सकता नहीं पढ़ा आपने, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपने पूरा पढ़ लेना, एक दफा हल्का सा गो थ्रू करना है इन एडजस्टमेंट्स को। चलें, पहले मैं एडजस्टमेंट गो थ्रू कर लेता हूं, हल्की हल्की सी। ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फॉल्ट इन केयर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इट वाज एबल टू ऑपरेट 75% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी ओनली। क्या मेरी एक्चुअल क्वांटिटी कम प्रोड्यूस हुई है? यस। क्या मैं अब डायरेक्टली जाके वंस अगेन एक्चुअल क्वांटिटी भी मालूम कर सकता हूँ? यस। मैंने ये पढ़ी और मैंने कहा यस मुझे जरूरत पड़ेगी एक्चुअल क्वांटिटी की, एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस की, एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। मैं रफ वर्क कर रहा हूं, इस रफ वर्क ने क्या करना है, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देना है। 60,000 का 75%, ये बनता है 45,000। ठीक है, कम साइड पे रहे,
कर दिया है, वर्किंग करनी जरूरी थी। आगे बढ़ते हैं जी। सेल ऑफ 47,000 यूनिट्स वर मेड एट द सेलिंग प्राइस बजटेड बाय केएल। सेल मुझे दे दी है 47,000 यूनिट्स। अब मसला हो जाएगा अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाते तो। अब इस स्टेप के ऊपर लाजमी तौर पर फॉर्मेट आपका बन जाना चाहिए। करेंगे क्या, आप थोड़े सा फासले पे बना लो यार, कि दरमियान में कोई शहर आ जाए, और अदरवाइज तो नहीं आ सकती। जब आपने चीजें पूरी कर दी हैं तो दरमियान में चीज का कोई चांस नहीं है। तो यहां पे जरा स्पेस रख लो, क्या आ भी गई तो क्या कर लोगे, एडअप कर दोगे यार। अंडर ओवर का नहीं पता तो जगह स्पेस रख दो यार, यहां पे लिखना है या यहां पे लिखना है, दोनों जगह पे स्पेस छोड़ दो, और तो कुछ नहीं है। प्लानिंग है ना, छोड़ दो। सेलिंग एक्सपेंसेस, अच्छा सेलिंग में भी मैंने दो हिस्से कर दिए, वेरिएबल और फिक्स्ड। क्यों, इस वेरिएबल ने इधर यूज हो जाना है और कहीं और यूज हो जाना है, इसलिए मैंने पहले से ही प्लानिंग ऐसी करनी है कि मेरा ये वाला काम हो तो ये वाला काम तो ऐसे चुटकियों में हो जाए। असल चीज है आपका सीएम में थोड़ा सा प्लान कर दें तो ये वाला टाइम कंज्यूमिंग चीज जो है, जो हम सोचते रहते हैं कैसे होना है, वो फॉर्मेट ड्रा करो, आपका क्वेश्चन हो गया समझो। ये चीज है सिर्फ और सिर्फ। हाँ समटाइम ऐसा औखा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या क्या बन जाता है, दिमाग की दही बन जाती है, लेकिन उससे निकलने का तरीका क्या है, वंस अगेन फॉर्मेट है। हम लोग शुरू ही नहीं करते हैं, फॉर्मेट तो हमने बनाना ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि यार पता नहीं क्या, ये क्या दे दिया, क्या नहीं, कैसे शुरू करूं। असल प्रॉब्लम है कैसे शुरू करूं क्वेश्चन को। तो कैसे शुरू करूं का आंसर यही है, फॉर्मेट बना दो, आपका क्वेश्चन खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप देखिएगा कैसे क्वेश्चन हो जाता है। पहले मैंने फॉर्मेट में चीजें आपको समझाई, अब मैंने फॉर्मेट में जस्ट चीजें उठा के लिखनी है, आपकी यही चीजें पूरी हो जाएंगी, यहीं पे खत्म हो जाएगी कहानी। क्या मुझे 47,000 यूनिट्स मिल गए हैं, और क्या मुझे कहा है कि जो मैंने बजट किया था उसी के ऊपर मैं सेल कर रहा हूं। यस मुझे मिल गए। 47,000 उठाओ और यहां पर आओ, इधर नहीं जाना, ये चीज बात की कहानी है, इधर आना है। 47,000 मल्टीप्लाई बाय 210, बस चुप करके ये लिख दो। कैलकुलेटर नहीं पिक करना, अभी कैलकुलेटर नहीं पिक करना, साइड पे कैलकुलेटर, अभी काम करना है हमने। अब अगली एडजस्टमेंट भी तो पढ़नी है ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ 10,000 यूनिट्स कॉस्टिंग इतना वाज हेल्ड बाय केएल। क्या कह सकता हूं हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, ये मैंने बोल्ड किया हुआ है, आपको नहीं मिले बोल्ड हुआ हुआ मिलेगा, खुद बोल्ड करना है, खुद हाईलाइट करना है, हाईलाइटर साथ दे जाओ। मैं लेकर जाया करता था, मैं अपनी कहानी बता सकता हूं आपको, मैं हाईलाइटर साथ लेके जाता था, ऐसी चीजें मैं कर लेता था, बोल्ड खुद ब खुद हो जाती थी। मैं किसी बच्चे को कहा यार लेके जाया करो, वो कहता कि सर इन्विजिलेटर ले लेते हैं, कहते हैं नहीं यूज़ करना। जब मुझे तो नहीं कभी किसी ने कहा, समझो कोई हो सकता है कोई खपती किस्म का बंदा आ जाए जो आपका इन्विजिलेटर लग जाए, तो फिर भी कहो जाओ चार्ट अकाउंटेंट से पूछ के आओ। वो तो होते हैं ना मैट्रिक पास बंदे जो आपके ऊपर घूम रहे होते हैं, जाओ चार्ट अकाउंटेंट से पूछो, मैंने पूछा हुआ चार्ट अकाउंटेंट से, अगर उसने कह दिया ना मैं दे दूंगा उसको, आगे चल भाई जा ठीक है ना। तो क्या मेरे पास 47,000 यूनिट सेल आ गई, क्या मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है? यस मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, और मैं यूज क्या कर रहा हूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब मुझे 10,000 यूनिट्स दे दी हैं और टोटल वैल्यू दे दी है, ये ओपनिंग स्टॉक आ गई और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के 10,000 यूनिट्स यहां पर आ गए इन टू, अब रेट नहीं था मेरे पास, ये वाली वैल्यू थी मेरे पास, मैंने यहां पर वैल्यू लिख दी 16 लाख। क्या मेरे पास रेट खुद ब खुद निकलता है? 16 लाख तकसीम 10,000 160, बैलेंसिंग रेट भी निकल कर आ गया खींच के। अच्छा जी, क्या ये पिछले महीने का रेट है? यस ये पिछले महीने का रेट है, पिछले महीने का होगा ना 160। आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड वर एब्जॉर्ब्ड इन प्रायर मंथ एट द रेट ऑफ 40 पर यूनिट। ओ गुड हो गया, क्या जबरदस्त बात हो गई, पिछले महीने का भी मुझे चाहिए था, ये करंट महीने में लगने वाली चीज है, मुझे इसी फॉर्मेट पे लास्ट मंथ भी चाहिए है, ताकि मैं पिछले महीने का कौन सा रेट निकाल लूं
मार्जिनल कॉस्टिंग का भी रेट निकाल दूं, मुझे गिवन किया हुआ है ये 40 रुपया और 160 मैंने यहां से वर्कआउट कर लिया है, कर लिया ना, ये 160 ये उठाएंगे। अच्छा, अगर प्रॉब्लम आया सर वर्किंग के रेफरेंसेस ये वो फलाना कैसे देंगे, तो आपने 3 ABC में यूज किए हैं JKL। यहां पे लिखो M और इसको लिखो यहां पर M, कि मैं M से खींच के लेकर आऊं, इधर से उधर जाओ या उधर से इधर आओ, एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये कहां से खींच के लेकर आया है, और आपको खुद भी पता चल जाएगा कहां से खींचकर ये वाली चीज आ रही है। क्या मेरा पिछले महीने का वेरिएबल वही 120 ही होगा, वही होगा जी, तो इसमें चेंज नहीं आई। देयर आर पॉसिबिलिटीज की आ जाती, देयर आर पॉसिबिलिटी कि मेरा पिछला 160 की बजाय 158 होता, देयर आर चांसेस कि आपका मार्जिनल कॉस्टिंग पिछले महीने का कुछ और होता, इस साल इस महीने में वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई, तो पॉसिबिलिटीज हैं, हमें वर्किंग के सारे पर चलना है, और वो मैंने वर्किंग उधर से उठाई है उधर लिख दी है। आगे बढ़ते, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड द बजट बाय 5 लाख, ये क्या चीज है? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड द बजट, बच्चे समझते हैं ये अंडर ओवर दे दिया है, समझ सकते हैं। अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको ऐसी चीजें निखर निखर कर मिलेंगी कि बच्चे ऐसे करते हैं, गौर से पढ़ना है। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड द बजट, इट मीन्स बजट से ज्यादा है। ये किसकी तरफ लेकर जा रहा है? कह रहा है कि यार मैंने बजट किया था 20,16,000 और एक्चुअल में इससे ज्यादा हो गए 5 लाख मेरा खर्चा। क्यों हो गया जी? इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मेरी इंक्रीज हो गई थी, इस वजह से हो गए, रेट बढ़ गए थे, हमने नहीं एस्टीमेट किया हुआ था, वो ज्यादा रेट लग गया, ज्यादा रेट लगा, ज्यादा बिजली कंज्यूम हो गई या कुछ और हो गया, तो 5 लाख रुपया हमारा ज्यादा बिल आ गया। कह सकता हूं ये एक्चुअल की तरफ इशारा है, एक्चुअल फिक्स FOH की तरफ इशारा है। तो हम क्या कहेंगे, वर्किंग के अंदर जाएंगे, अच्छा जनाब एक्चुअल की तरफ इशारा है, एक्चुअल फिक्स्ड FOH, तो 20,16,000 बजट था, इसमें 5 लाख हमने कर दिया ऐड, तो ये हो गया 25,16,000 एक्चुअल फिक्स्ड FOH। कहानी हो गई खत्म। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, हमने जो सी वर्किंग निकल सकती थी वो निकाल के रख दिया बस। अभी मैंने क्वेश्चन में कोई बहुत खास तो काम नहीं किया ना, कोई खास काम किया मैंने नहीं किया, लेकिन अब आप देखिएगा जैसे आपकी वर्किंग निकल के आई है, निखर के आई है, आपका क्वेश्चन होता कैसे सॉल्व है। चले जी शुरू करते हैं। क्या प्रोडक्शन वेरिएबल लेनी है? मुझे यूनिट्स लेने हैं, प्रोडक्शन की क्वांटिटी इनटू रेट। प्रोडक्शन की क्वांटिटी मुझे बताई गई है यहां पर जो मैंने निकाल ली हुई है 45,000। अगर मुझे क्रॉस रेफर करना है तो मैंने तरीका बता दिया है, कोई ABC का वर्ड लिखो और कहानी खत्म कर दो। अदरवाइज यार 2-3 पेजेस के ऊपर क्वेश्चन होगा, एग्जामिनर क्या ये पढ़ भी नहीं सकता कि आपने प्रोडक्शन कितनी की है? पढ़ लेगा। 45,000 है, चुप करके 45,000 लिखो। 45,000 वेरिएबल का खर्चा, रेट वेरिएबल वाला उठाना है हमने 120, ये वाला करंट मंथ का, करंट मंथ ऑफ फरवरी, 120 वाला रेट उठाना है, 120 लिख देंगे। एब्जॉर्ब्ड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ओवर एब्जॉर्प्शन रेट 42 रुपीज, यहां से उठाएंगे के से, ये यहां पर मैं लिख दूंगा क्वांटिटी इनटू के, क्वांटिटी इनटू जे, कहानी खत्म। ये मैंने अभी कैलकुलेटर नहीं पकड़ा, अभी मैं जस्ट लिखे चले जा रहा हूं। क्या जी? वो तो यहां पे आना है, क्लोजिंग स्टॉक पे आना है। हाँ, क्वांटिटी इनटू एल हो सकता है, फिर क्या होगा? मैं यही तो आपको समझा रहा हूं, क्वांटिटी इनटू एल हो सकता है, लेकिन फिर मुझे यहां पर दोबारा से वर्किंग करनी पड़नी है। यस, क्वांटिटी इनटू एल हो सकता है, 45 इंटू डायरेक्टली 162 हो सकता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो एक दफा काम कर रहा हूं और दूसरी दफा मुझे काम करने की जरूरत नहीं रहनी है। मैंने यहां से चीजें उठानी और यहां पर फेंकते चले जाना है, मेरी वर्किंग हाफ रह जाएगी। इट्स अ जस्ट टाइम सेविंग टेक्निक। हो सकता है 45 ज़रब 162 हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है, डायरेक्टली हो सकता है, लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने यहां पर मैंने आंसर डायरेक्टली पुट इन करना है, मैंने वर्किंग भी नहीं करनी है। सो सिंपल, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। अब मैं वर्किंग्स के ऊपर आऊंगा और मैं कहूंगा भाईजान, कदरदान, मेहरबान, चलो निकलो यहां पर। 47,000 ضرب 210, 987 4 टाइम्स 0। अच्छा यार 4 तो ना बोलो यार, 9870000 ऐसे बोलते हैं, मिलियंस में कहानी करनी हो तो। वो 4 बोल दिया मैंने, 4 लिख दिया। अच्छा जी, 45,000 ضرب 120, 5.4 मिलियन। 45,000 ضرب 42, कितना जी? 1890000 लें जनाब। अब मैंने ये CMA में ना कोई वो चीज़ नहीं है कि फॉर्मेट के अंदर आपने ये प्लस करना है, ये माइनस करना है, ये करना है, वो करना है। CMA इससे बरी ज़िम्मा है। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमारी मजबूरियां हैं कि ये चीज़ लेस करो, ये चीज़ ऐड करो, ये करो, फलाना करो, टिमकाना करो, वो वहाँ की मजबूरी है। यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं है। यहाँ पर मैंने ये लाइन लगाई, इसको सेपरेट कर दिया, ये A है भाई। कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाएंगे, उसको लेस कर देंगे डायरेक्टली। अच्छा जी, अब मैं आ गया क्लोजिंग स्टॉक पर। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, आई हैव टू वर्क इट आउट। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहीं पर भी वर्किंग अपने इस पेज के ऊपर मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ पर कर दूंगा, अदरवाइज यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर कर दूंगा। मेरा क्लोजिंग स्टॉक का फार्मूला है, और हमेशा कोशिश किया करें फार्मूला लिख के काम किया करें। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल की क्वांटिटी। ओपनिंग स्टॉक था मेरा 10,000, प्रोडक्शन मैंने 45,000 की है, सेल मैंने 47,000 की है, तो इसका मतलब है मेरा क्लोजिंग स्टॉक 8,000 आ जाएगा। ये मैंने वर्किंग की और मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा 8,000 ज़रब 162 फुल रेट, यहाँ पे फुल रेट ही आना है, और ये चीज़ लेस हो जानी है क्योंकि डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है। मज़े की बात, वंस अगेन क्लोजिंग स्टॉक की नेचर क्रेडिट होती है। अकाउंटिंग के अंदर जब हम पीरियोडिक अकाउंटिंग, क्या यहाँ पे तो इन्वेंट्री भी तो है ना हमारे CMA में, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है पीरियोडिक सिस्टम में? स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के क्रेडिट होने की वजह से ये क्या होता है, लेस होता है, डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है। आ जाए जनाब, 1296000, ये मेरा हो गया। अब कहानी, मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट करनी है। हम यहां पर फॉर्मेट के अंदर लिख सकते हैं अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स। मारो गोली यार, अनएडजस्टेड छोड़ो परा, क्या करना है लिख के। अंडर ओवर की कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट, एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब। एक्चुअल की मैंने वर्किंग पहले से कर दी थी समझ कर कि 25,16,000 है, 25,16,000 एब्जॉर्ब ही मेरे पास। मजे की बात है यहां पे हो चुका हुआ है। अगर आप 162 रेट लगाते तो क्या दोबारा से वर्किंग करनी पड़नी थी? फिर एब्जॉर्ब के लिए फिर से भागे भागे फिरना था कि भाई मैंने एब्जॉर्ब क्या किया है। अब नहीं करना पड़ना, अब तो काम किया हुआ है। यहां से लिखो, मजे की बात है, कुछ लिखना चाहते हो यहां पर लिख दो JKLMNOPQRS P, लो जनाब P। ये क्या है Q, ये लो यहां पर Q लिख दो कि यहां से लेकर आ रहे हो। चलो जाओ, कहानी खत्म, क्रॉस रेफर हो गया, कहानी खत्म। हम लोग लिखते रहते हैं वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, वर्किंग 4, नॉट नीडेड वर्किंग 1। ज़्यादा आसान है। ABC के अंदर चले जाओ, एग्जामिनर के कभी आंसर देखें, कभी एग्जामिनर के आंसर, उसने ABC के अंदर काम किया होता है। और मेरा जब CA फाइनल का मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास हुआ था तो मैंने बेतहाशा ABC के अंदर काम किया था, और क्वेश्चन भी ABC कॉस्टिंग का आया हुआ था। मैंने भी कहा कि इसके अंदर मैंने पूरी ABC लिखनी है। पूरी तो नहीं हुई खैर, कोई मेरा ख्याल है LMN तक पहुंच गया होगा मैं। 25,16,000 एब्जॉर्ब P से 18,90,000। अब क्या एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये बेटा कहाँ से लेकर आया है? पता चल जाएगा ये लेकर कहाँ से आया है।
और आपको भी होगा कि मैं कहाँ से लेकर आया हूँ। बाजू का दोबारा से क्रॉस रेफर करना पड़ता है, तो हम ढूंढते रहते हैं और यार ये मैंने वर्किंग की थी तो कहाँ से की थी, तो अपने लिए भी तो काम करना है ना। अब कोई बताओ मुझे, अंडर एब्जॉर्ब्ड क्या ओवर एब्जॉर्ब्ड? 62600। अच्छा जी, अब आपको आंसर डायरेक्टली मिल गया है, प्लस में आंसर आया एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब करके, और अंडर एब्जॉर्ब था। आपने जरा दिमाग भी लगा लेते हैं, एक्चुअल मेरे खर्चे ज्यादा थे, एब्जॉर्ब कम है, अंडर एब्जॉर्ब हुआ होगा, तो इसका मतलब है ये जो मैंने ट्री बनाया था, सोचो कॉस्ट ऑफ सेल्स में वैल्यू क्या गई होगी, कम गई होगी। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल में मजीद वैल्यू लेकर जानी है, तो यह होगी लॉजिक। उस ट्री को, उस कॉन्सेप्ट को ज़हन में लेकर आओ कि यार ये वाला खर्चा कहां पर पहुंच गया होगा, अब मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या करना है, तो ये मैंने कर दिया। अब मेरी कॉस्ट ऑफ सेल यहां पर वर्कआउट होकर आ जाएगी कि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है। यहां से जमा करना शुरू करना है, जो सी चीज माइनस कर दी है उसे माइनस करना है, ये चीज प्लस लिखी है इसे प्लस करना है, और मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा बी पे। और जीपी मैं कर दूंगा ए माइनस बी। जी बेटा 82200000। अच्छा, अब कैलकुलेटर को खत्म नहीं करना, जो लिखा हुआ है माइनस 9870 कर दो। 1650000। आपको भले माइनस में आंसर आया, लेकिन आपको नजर आ रहा है यार मैंने किया क्या है, ये जीपी ही है। तो आपने लिखा हुआ था ऑलरेडी, आपने काम ऐसे किया कि आपका ये कैलकुलेटर का भी टाइम सेव हो गया। हम लोग क्या करते हैं, यार मुझे माइनस करना है, मैं पहले ये लिखूंगा फिर ये लिखूंगा फिर ही आंसर आएगा, तो अपने कैलकुलेटर वाला भी तो टाइम सेव करना है ना, क्योंकि हमने काम दूसरी जगहों पे लगाना है, टाइम जो थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर टाइम ज्यादा लगाना है, दूसरी चीजों का टाइम सेव करना है। ले जनाब, ये वाला कहानी हो गई। अब आ जाते हैं हम सेलिंग के ऊपर। सेलिंग एक्सपेंसेस भाई 8 लाख फिक्स थे, 8 लाख फिक्स थे, यहां पे मैंने लिखा 8 लाख फिक्स है, लेस कर देंगे, और वेरिएबल भी तो लिखने हैं। वो मेरे पास यहां पर रेट था जो मैंने यूज नहीं किया हुआ था, 15 रुपए, और सेलिंग एक्सपेंसेस हमेशा सेल के ऊपर होते हैं, तो हम 47,000 लेंगे और 15 रुपए पे लगा देंगे 705000। क्या मेरे पास प्रॉफिट आ गया? वन 1,45,000, 1,45,000 मेरा प्रॉफिट आ गया। यहां तक आपका कोई क्वेश्चन, कोई मुश्किल? मेरा ख्याल है कोई मुश्किल रहनी तो नहीं चाहिए। किससे? फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहां पर अगर हमें कह देता है कि प्रॉफिट में से करना है, फिर आपका यहां पर आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, निकालने जरा, फिर क्या होगा आपका 9870, और ये वाली चीजों को सम अप करें प्लस माइनस करके। इतने से इसको छोड़कर $1600 जमा 5400 जमा 1890 माइनस 1296। यार कैलकुलेटर में भी 3 सिफर गायब कर दिया करो ना, जो कोई 3 सिफर कोई ऑप्शन है तो उसको गायब कर दो कैलकुलेटर करते हुए। कितना है जी? 7594। इसमें से ये माइनस कर दें, अब आपका जीपी आ जाएगा 2276। ये चीज आपकी है। अब 2276 है, मुझे पहुंचना है अंडर एब्जॉर्ब को, अब एडजस्ट करना है।
अब क्या हो चुका हुआ, अब एंट्री में सोचूंगा यार मेरी एंट्री क्या बनती है अंडर एब्जॉर्ब की, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, अंडर एब्जॉर्ब हुआ था ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स को मजीद बढ़ाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और एफओएच क्रेडिट, ये मेरी नॉर्मल माइंड में एंट्री बनेगी। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह पे प्रॉफिट कर दो, प्रॉफिट डेबिट और एफओएच क्रेडिट। तो प्रॉफिट डेबिट करना है, तुम इसका मतलब है क्या करोगे, लेस करोगे, कितना 626। अब कितने पे पहुंच गए, 2276 माइनस 626, 1650। क्या यहां पर और यहां पर आंसर सेम है, सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, एडजस्टमेंट का फर्क पड़ना है जो सी चीज यहां पे, लेकिन दिमाग से सोचना है कि करना क्या है, हुआ क्या है। डेबिट एंड क्रेडिट की कहानी में सोच लो यार क्या मसला है, हमारी अकाउंटिंग ही है ना, तो वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम पढ़ते ही हैं, ऐसे ही है। तो अगर डेबिट एंड क्रेडिट की जुबानी में कुछ समझ लगता है तो दैट इज वेरी गुड थिंग। अच्छा जी 1650, ये यहां पर ये 1650 अगर प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होती अंडर एब्जॉर्ब की तो फिर ऐसे आनी थी, एंट्री आपकी बन जानी थी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एफओएच क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना था, प्रॉफिट डेबिट होना था, क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है। सारी कहानी हो चुकी है। अब मेरा काम बहुत ही कम है यहां पर, क्या मेरा सेल वर्कआउट हो चुकी है, मैं यहां पे क्या लिखूंगा 9870, कोई वर्किंग कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है, यहां पर भी बेशक ए लिख दो, कहानी खत्म। क्या ओपनिंग स्टॉक और वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, यस, यहां पर आएगा हमारा काम कि 10,000 यूनिट्स हैं और मुझे पिछले महीने का रेट लेना है, हाँ जे है, जे से 120 लास्ट मंथ का ये वाला रेट, ये वाला रेट पिक करना है। इसको कोई और नाम देना चाहते हो, JKL MNOP QRST UVWT, तो टी दे देंगे आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए। वेरिएबल क्या मैं वर्किंग कर चुका हूं यहां पर, ये 5.4 यस कर चुका हूं, चुप करके यहां पर लिख दूंगा मैं चुप 100। क्लोजिंग स्टॉक क्या मेरा 8000 है, यस 8000 है, इसको मुझे जे से मल्टीप्लाई करना है 120 ओनली वेरिएबल, 1298 9,60,000। ओपनिंग स्टॉक 1.2 मिलियन डायरेक्टली नजर आ रहा है। वेरिएबल सेलिंग, ओ यस वेरिएबल सेलिंग तो मैं मालूम कर चुका हूं 7,05,000। क्या मैंने खर्चों में खर्चे ऐड कर रहा हूं, इट डिपेंड। बाज़ औक़ात क्या होता है, हमें फॉर्मेट के अंदर मिलता है कि हम ग्रॉस मार्जिन भी निकाल लें, तो फिर ग्रॉस मार्जिन यहां पर अगर निकालेंगे तो फिर जाके ये क्या होगी, लेस होगी, क्योंकि प्रॉफिट में से लेस होना है एक्सपेंसेस ने, और अगर मैं एक्सपेंसेस वेरिएबल खर्चे ऐड अप कर रहा हूँ तो ये ऐड होगी। तो इस चीज़ का बस ख्याल रखना है कि आप खुद क्या कर रहे हैं। टोटल खर्चे वेरिएबल कॉस्ट टोटल ऐड अप कर दें, कहानी खत्म हो चुकी हुई है। 6345,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसमें से ये माइनस कर दो 3525,000। क्या मेरी फिक्स कॉस्ट एक्चुअल ऑलरेडी वर्कड आउट हुई है, यस 25,16,000। अब मुझे सिर्फ क्या करनी है, चीजों को पिक करके लेकर आना है। और क्यू में मैं बोला था, मैं यहां पे मैंने क्यू लिखा था, मैंने यहां पर भी क्यू लिख दिया। क्या एडमिन सेलिंग फिक्स्ड ऑलरेडी वर्कड आउट है, ऑलरेडी लिखा हुआ है 8 लाख, क्वेश्चन में दिया हुआ था 8 लाख। और ये फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से लेस होनी है, ये भी लेस होनी है, तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट का प्रॉफिट आ जाएगा 209,000। अब इसमें कितना टाइम लगा आपको, हार्डली 4-5 मिनट, अगर आपने पहले से फॉर्मेट बनाया हुआ था, हार्डली। असल काम है हमने यहां पर करना है, टाइम लगाना है, और इन रफ वर्किंग्स के ऊपर टाइम लगाना है।
ये आपकी निखर के सामने आ चुकी हुई हैं, तो फिर ये समझें कि ये हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप फंस जाते हैं तो क्या करना है। तो फंस जाते हैं तो फॉर्मेट मौजूद है, जहां पर फंसे वहां पर कोई अजम्पशन दें और क्वेश्चन को क्या कर दें, चला दें। दिस इज द सो सिंपल वे आउट। क्या होगा, मसलन मुझसे ये ओपनिंग स्टॉक, मैं ये 160 नहीं मालूम कर पाता, मुझे नहीं समझ लगती, मुझे यहां पर कुछ ना कुछ तो लेना ना, क्वांटिटी मेरे पास है, मैं परेशान हूँगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, मैं ये वाला ही उठाऊंगा और लिख दूंगा, यही होगा ना, और पिछले वाला चीज़ नहीं कैलकुलेट करूंगा। वो एग्जामिनर इतना अच्छा था कि वो पिछले साल वाला भी वही वाला था, आपका आंसर भी सही हो जाएगा। अगर एग्जामिनर अच्छा है तो उसने लीनियंट अप्रोच रखी है, अगर एग्जामिनर सख्त है उसने यहाँ पर कोई ना कोई चेंज कर दी है, तो फिर ज़रा सा मसला होगा, क्या हो जाएगा, आधा मार्क्स निकल जाएगा, क्या बाकी का क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा। तो जहां पे फंस जाओ वहां पर कुछ ना कुछ अज्यूम करके, वो अजम्पशन तब ले सकते हो जब फॉर्मेट डरा हुआ होगा, अदरवाइज नहीं ले सकते। अदरवाइज तो वो फॉर्मेट भी गया, सब कुछ गया। अब आती है कहानी हमारी रिकॉन्सिलिएशन की। क्या मैं रिकॉन्सिलिएशन करनी है, इसको और इसको आपस में रिकंसाइल करना है। पहले देखते हैं डिफरेंस है किस में। क्या मेरी सेल इधर से मैच है, क्या मेरा ओपनिंग स्टॉक इधर से मैच है, नहीं मैच, फर्क है। तो फर्क कहां पे हुआ है, एक ओपनिंग स्टॉक में हुआ। मैं लिखता जाता हूं कि यार फर्क कहां पे है। एक है जनाब ओपनिंग स्टॉक में फर्क है। आ जाए, क्या वेरिएबल कॉस्ट मेरी मैच्ड है, यस मैच्ड है। क्या मेरा फिक्स्ड एफओएच मैच्ड है, आपको लगेगा नहीं है। 18,90,000 जमा 626 करें जरा, कितना बनता, क्या ये एक्चुअल से मैच्ड है। इसका मतलब है हमारे फिक्स एफओएच का भी फर्क नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक 1290, यहां पे फर्क है। आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में भी फर्क है जी। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, दो चीजों में फर्क आया। जीपी और वो चीज नहीं, लाइन आइटम में देख रहे हैं आप। वेरिएबल, वेरिएबल ये वाला इधर आ गया, ये फिक्स्ड ये इधर आ गया, तो इसका मतलब है सारी चीजें मैच हैं सिवाय ओपनिंग और क्लोजिंग। अच्छा जी, अब मैं आपको 2-3 मेथड करवाऊंगा, फिर मैं रिकमेंड कर दूंगा एक मेथड। अब आप बताएं आपको कहां से चलना चाहिए, मार्जिनल कॉस्टिंग से या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। मैं दोनों से कर दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल जी। मार्जिनल से, मार्जिनल से ज़्यादा आसान रहता है। हमें एक एक चीज़ के ऊपर, फॉर्मेट के ऊपर पक्के हो जाओ तो काम आसान है। चलें जी, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट 2,09,000 था, यहां से हमने शुरू किया। फर्क हमारा सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का है। अब आपने जो सी चीज यहां पर हुई है ना, उसको रिवर्स करना है। यहां पर ये बताएं प्रॉफिट बनाने में इस ये ऐड हुआ है या लेस हुआ है, ऐड हुआ है। डेबिट एंड क्रेडिट की जुबानी सोच लें, इसकी एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है, स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है, ऐड होता है। एक्चुअली में ये एडेड है। और इसकी एंट्री क्या होती है ओपनिंग स्टॉक की, इसके उलट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और स्टॉक बैलेंस शीट वाला क्रेडिट। तो ये डेबिट हुआ है, मुझे अब रिवर्स करना है। इसमें ऑलरेडी जो चीज क्रेडिट थी उसको रिवर्स करूंगा, डेबिट करूंगा, तो इसका मतलब है मैं माइनस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग। अब एक चीज सीख ली है, अब इसके उलट करते जाओ, बस ये चीज याद कर लो, बाकी सारी चीजें इसके उलट है। ये मैंने माइनस किया है तो मैं प्लस कर दूंगा ओपनिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग। शुरू मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग से की है, फिर ये मैंने ओपनिंग स्टॉक
प्लस किया मार्जिनल कॉस्टिंग में, अब मैं ओपनिंग स्टॉक लेस कर दूंगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फिर मैं ये माइनस किया है तो मैं प्लस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। बस ये फॉर्मेट है, इसके अंदर चीजें पुट इन कर देनी है। क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग, अब यहाँ पे साइन को नहीं देखना, 9,60,000 क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग 9,60,000। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 9,60,000 लेस कर दूंगा, 12 लाख ऐड कर दूंगा। ओपनिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 16 लाख लेस कर दूंगा, और क्लोजिंग स्टॉक 12,96,000 प्लस कर दूंगा, और मैं पहुंच जाऊंगा 1,45,000 पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट पर। यह है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज से काम करना। अब इसका एक बहुत ही आसान शॉर्टकट है। इसको उड़ा दूं, चलिए लिखा रहे हमें क्या कहता है। हमने शुरू कहां से करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग से। मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से मैंने शुरू किया और वो था 2,09,000। मैंने एक छोटा सा काम करना है, एक फार्मूला लिखना है। वो लिखना है मैंने क्लोजिंग स्टॉक इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ओपनिंग या लास्ट ईयर। क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना था, 8,000। ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना था, 10,000। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मेरा क्लोजिंग क्या था, 42, और ओपनिंग पिछले महीने का या पिछले साल का वो है 40। अब वैल्यू बताएंगे आप, जस्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है और वैल्यू बतानी है। कितना है जी, 64,000 माइनस में आ रहा होगा, माइनस में आया, माइनस में आंसर लिखोगे। 1,45,000 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट। दिस इज द शॉर्टेस्ट वर्किंग ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। फर्क असल में यह होता हमारा है, दोनों में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का ही फर्क होता है और कुछ भी नहीं होता। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और समटाइम्स हमारा पिछला और करंट का रेट सेम होता है, समटाइम्स फर्क होता है। ये अच्छी एग्जांपल आ गई, दोनों में फर्क था। तो हम अगर सेम भी हो तो हम यहाँ पे भी 42 लिख देते, यहाँ पे भी 42 लिख देते, आंसर सही आ जाना था। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट वर्किंग ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। एनी क्वेश्चन? जानना है जी बेटा? कुछ थोड़ा बहुत फायदा हुआ है? नमाज की चलेंगे। अब बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, और एक और चीज़ भी आप लोगों के लिए, वो ये कि आपको कई दफ़ा क्वेश्चन के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग का रेट फाइंड करना हो, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रेट दिया हो, तो आप उसमें से स्टॉक की क्वांटिटी इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लेंगे तो दूसरा स्टॉक पर पहुंच जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में भी था, 16 लाख रेट था,
16 लाख में से निकाल दें स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग। 16 लाख अगर रेट है, इसमें से निकाल दें जो क्वांटिटी थी, क्वांटिटी कितनी थी 10,000, और उसके ऊपर रेट क्या था हमारा 40 रुपए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो आप ये निकाल देते तो 16 लाख में से 4 लाख निकल जाएंगे, तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग वाले रेट के ऊपर पहुंच जाएंगे, स्टॉक के ऊपर पहुंच जाएंगे। दिस इज अनदर वे आउट टू डील विद द स्टॉक्स। एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में जाने का एक शॉर्टकट ये भी हो सकता है। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम। फॉर्मेट्स देख लिए, एक क्वेश्चन को परफॉर्म कर लिया। एक क्वेश्चन है फ्रांसिस्को का, उससे पिछला क्वेश्चन ऑटम 2020 का क्वेश्चन। इसमें क्या करना था, कैलकुलेट बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर 19 एंड 20। अब हमारा एग्जामिनर इतना अच्छा है कि वो सीएमए में खास तौर पे गाइडेंस खुद देता है, बेटा पहले क्या काम करना पड़ेगा, फिर तुम आगे चल सकते हो। ये एक अच्छा है। हालांकि वो इसको हज़फ करता, इसको टोटल 9 मार्क्स करता और कहता चलो बनाओ प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ये ना देता। लेकिन उसने, एग्जामिनर ने ये आसानी की हुई है कि वो कहता है कि पहले ये काम करोगे तो अगला काम हो जाएगा आपसे। तो कोशिश यही करनी है कि सीएमए में तरतीब से काम करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर दूसरी चीज़ों में हम जैसे मर्जी चले जाएं, लेकिन यहाँ पर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि एग्जामिनर हमारा साथ देता है। तो पहला काम है कैलकुलेट बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर 19 एंड 20, दोनों सालों के लिए करो। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 20 यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग बनाओ। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग उसने दे दी होगी, मार्जिनल कॉस्टिंग की बनाओ, और सिर्फ कौन से साल की बनाओ, 31 अगस्त 20 की। इसके कंपैरिजन में बनाओ, इसके कंपैरिजन में नहीं चाहिए उसे, रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो ऐसे ही है। फिर कहता है रिकंसाइल एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर द ईयर 31 अगस्त 20, 2 मार्क्स का ही है। एक चीज़ निकल आएगी तो दूसरी चीज़ तो ये 2 मार्क्स तो मुफ्त के हैं। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, हमें ये चीज़ बन नहीं पा रही तो हम ये भी ना करें, तो चुप करके यार ये वाला फॉर्मेट बनाओ और लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक्स आए हैं, अज्यूम करो, ये 2 मार्क्स तो ले लो। हो बिल्कुल ही कोरा जाने से तो क्या है, कोई मार्क्स तो अचीव करना सीखो ना। फॉर्मेट कहा क्या है, बजटेड और एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच मालूम करने। ओके पढ़ते हैं। फ्रांसिस्को लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट जी एंड हैज एनुअल ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ 82,500 मशीन आवर्स। तो अब से पहला काम, कैपेसिटी को लिख लो अपने पास रफली। एफएल यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बिलो समरी ऑफ एफएल्स प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 एंड 20। हमें उसने कहा है बजटेड और एक्चुअल दोनों बनाओ, 19 और 20 दोनों के लिए। ठीक है जनाब, ये है हमारे पास बिलो इज समरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस। ठीक है जनाब, सेल है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड की है, और जीपी है अंडर ओवर। अब ये जीपी के बाद क्या हुई है, एडजस्टमेंट। तो अंडर एब्जॉर्ब्ड क्या हुआ है, लेस हुआ है। अब खुद सोचना है भाई, ये तो उसके बाद एडजस्टमेंट हुई है, तो ये क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या बनेगा। 400 अंडर ओवर एब्जॉर्ब दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट, selling expenses, net profit. In both years, the actual and standard machine usage per unit are 6 hours. दोनों सालों में actual and standard machine usage per unit 6 है. However, the standard machine usage was 80% and 82% of operating capacity in 19 और 20 respectively. कैपेसिटी आ गई, कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करो और जो सी भी वैल्यू आती है वो निकाल कर रख लो रफली। ये होगा आपका एक हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट कि स्टैंडर्ड मशीन यूजेज, स्टैंडर्ड के मुताबिक इतनी आपकी नॉर्मल कैपेसिटी आ गई,
82 और इसकी। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 700 पर मशीन आर वाज अप्लाइड इन 19। बड़ी जबरदस्त बात होगी। FL revises its fixed overhead absorption rate for each year on the basis of prior year's actual fixed overhead expenditure। इस क्वेश्चन को सोचिएगा और ऑटम 22 का FOH के क्वेश्चन को सोचिएगा। इतना हिस्सा FOH से रिलेट करता क्या है क्वेश्चन के अंदर, और यही वाली चीज एग्जैक्टली रेप्लिका ऑटम 22 के क्वेश्चन के अंदर FOH के 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर है कि हम रिवाइज करेंगे, मींस मेरे पास 19 का आएगा, वही 20 के लिए यूज होगा। अब मुझे करना क्या है, स्टार्टिंग कहां से लेना है, कैपेसिटी से। कैपेसिटी जरा कैलकुलेशन करें जरा, 82,500 जरा कितना हुआ, 80%। पूरे बोल दे यार, 66,000 66,000 ठीक है। और 82% 2020 के लिए कोई 68 समथिंग, 69 समथिंग, 67,000 समथिंग। यहां पर से ऊपर जाना पड़ेगा। क्या मैंने यही काम किया हुआ है? स्टार्टिंग पॉइंट 2020, कैपेसिटी मशीन आर में कितनी है, 82,500, इधर भी वही है। और मैंने क्या किया, कैपेसिटी को क्या कर दिया, मैंने कैलकुलेशन निकाल दी है, 67,650 और 6, यही हो गया जी। कैलकुलेशन करनी क्या है, बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक चीज पहले निकालोगे, जो सी भी चीज पहले आ जाए। फार्मूला क्या होता है बजटेड का, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, क्या मुझे यहां पर चलने के लिए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है, यस आई हैव बीन गिवन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो अगर मुझे दिया हुआ है तो क्या मैं अपने पास रफली फार्मूला लिख सकता हूं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का? स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन होता है, एक एक कड़ी से कड़ी मिलती है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है और मुझे कह रहा है यार बजटेड भी बनाओ। क्या करो, बजटेड। तो क्या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में बजटेड फिक्स्ड FOH आता है, डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी आती है? क्या मैं बजटेड एक्टिविटी मालूम कर चुका हूं 19 की 66,000, यही है ना? तो मेरे पास 66,000 भी आ चुका हुआ है और मेरे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी है। तो इसका मतलब है मेरे पास बजटेड फिक्स FOH निकल कर आना चाहिए, आना चाहिए ना। हम मेन फार्मूला याद कर लें तो दूसरे फार्मूला खुद ब खुद आते रहेंगे। तो मेरा एक आंसर, ये वाला आंसर निकलेगा। 4 मार्क्स में से कोई 1 मार्क्स तो अचीव होगा ना। एक रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रहा हूं ना, बजटेड मालूम कर दिया मैंने। 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, 4 में से 1 रिक्वायरमेंट पूरी हुई, तो इसका मतलब है 1 मार्क्स मेरा अचीव हो गया। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास बजटेड आ गया और बजटेड आ गया मेरा 86,200। मैंने मल्टीप्लिकेशन दूसरी तरीके से की हुई है, ABCDE को यूज करते हुए। लेकिन मैं फार्मूला लिखूंगा तो खुद ब खुद ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें। अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड वे आउट। ये निकल आया। अब क्या करूं, मेरे पास बजटेड आ गया, क्यों जी, बजटेड आ गया। क्या मैं अंडर ओवर अगर एब्जॉर्ब्ड मालूम कर लूं, मौजूद है मेरे पास, अगर मैं एब्जॉर्ब मालूम कर लूं तो क्या मैं अंडर ओवर के जरिए एक्चुअल पे पहुंच सकता हूं? यस, ये सोचना है बस। अगला स्टेप में क्या आपको क्या चाहिए, इसके बाद एब्जॉर्ब्ड चाहिए, और वो क्या होती है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, कहीं पे कोई बताई हुई है? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन यहां पर कोई ना कोई मिल सकती है। 11,500 आई थिंक सो 19 की प्रोडक्शन है, क्वांटिटी दी हुई है ना, ये यूनिट्स दिए हुए हैं और यूनिट्स दिए हुए हैं। क्या ये एक्चुअल प्रोडक्शन है? 11,500 प्रोडक्शन है ना, यूनिट्स है।
अब हम लोग पर नहीं लिखते, यूनिट्स प्रोडक्शन के मेरे पास हैं, और मुझे जो कहा गया है एक्चुअल क्वांटिटी में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर क्या दिया हुआ था, पर आर था, क्या था, पर मशीन आर था। तो मुझे ये चीज लिखनी चाहिए पर मशीन आर। तो इसका मतलब है मुझे मशीन आर्स चाहिए ऑफ ऑल यूनिट्स। 11,500 है मेरे पास यूनिट्स, और यहां कहीं पर मेरे पास एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड मशीन आर 6 घंटे ही हैं, 6 घंटे ही लगते हैं बनाने में। तो मैंने कहा 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 69,000 मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी आ गई है। यहां से मैं क्या पहुंच सकता हूं, एब्जॉर्ब्ड पर इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आर 700, क्या मेरे पास एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा, आ गया जी एब्जॉर्ब। ऊपर वाला 700 तो मैंने वही लिया ना, और क्या लिया, नहीं ये इधर आप एक मिनट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आ रही है, और ये मशीन आर्ज ही है, और क्या चीज़ है। कैपेसिटी किस में दी हुई थी हमें, ऊपर कैपेसिटी 82,500 यूनिट्स की तो नहीं थी, 82,500 मशीन आ रही थी, उससे मैंने मशीन आर्ज ही निकाले हैं, और मैंने मशीन आर्ज के बेसिस के ऊपर ही बजटेड निकाला है। उस मशीन आर्ज, अब मेरे पास मशीन आर नहीं थे, मेरे पास यूनिट थे, इसको मशीन आर में कन्वर्ट तो करना है ना। अच्छा, बड़ा आसान सा तरीका, उसका भी बता दूं। आपको चाहिए क्या, मशीन आर्ज पर, आपको क्या चाहिए, आपको टोटल मशीन आर्ज चाहिए, मशीन आर्ज चाहिए ना। आपके पास है क्या चीज, आपके पास इस वक्त यूनिट्स हैं, और आपके पास रुपीज पर और एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आर, सॉरी, एक है आपके पास 6 घंटे पर यूनिट, आर पर यूनिट है। तो यूनिट यूनिट से कट जाएगा, अल्टीमेटली आंसर किस में आ जाएगा, आर्स में आ जाएगा। आप इस तरीके से रिवर्स जाकर भी सोच सकते हैं कि ये कट गया, आंसर किस में आएगा, जो चीज रिक्वायर्ड है इसको इस तरीके से रिवर्स वर्किंग कर लो। तो अब मेरे पास यूनिट्स थे 11,500 और 6 घंटे पर यूनिट थे, मेरे पास आ गए 69,000 आवर्स इंटू 700 किया, तो मेरे पास एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा। और मेरे पास एब्जॉर्ब्ड आ गया तो ₹1000 में मेरे पास 650 क्या है, ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है एक्चुअल। इसका मतलब है ये 650 क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तो मैं एक्चुअल पे पहुंच जाऊंगा। क्या चीज हो चुकी है, 19 का काम हो चुका है, ले आओ सामने 19 का काम, समझ तो लग गई ना। 47,650 आ चुका है, ये 19 का काम होके यहां पे आ गया, यहां तक आप पहुंच चुके हैं। चाहे जैसे मर्जी करो, वो कोई मसला नहीं होता पेपर में, चाहे इस तरतीब से करो, चाहे रफली कर लो इस तरीके से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब अगली चीज है, क्या ये 47,650 जो हैं, इनसे मेरा अगला ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनता है। अब यहां पर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, आप इसको भी बजटेड बना सकते हो कि मेरे बजटेड टोटल खर्चा 47,650 ही है, और आप रूटीन में क्या करते हो ये बताओ, रूटीन में क्या रेट मालूम किया जाता है जिसने एब्जॉर्ब करना है। तो इसका मतलब है मुझे रेट मालूम करना चाहिए, 20 के लिए एक एस्टिमेटेड रेट मालूम करना चाहिए। तो मैं रेट अगर मालूम करना हो, 47,650 तकसीम मेरा जो बजटेड क्वांटिटी यूज की है 67,650, तो मैं ये कैलकुलेट करूंगा 47,650 तकसीम 67,650, क्या आंसर आता है बेटा, 704.3। अच्छा, अब रूटीन में क्या होता है, इंडस्ट्री में प्रिवेलिंग क्या होगा, क्या करेंगे आप, 704 ही लेंगे या 704.3 लेना शुरू कर देंगे। क्या ये एक एस्टिमेशन है, क्यों जी, तो एस्टिमेशन तो फिर राउंडिंग ऑफ कर दी जाती है ना, तो इसको इस वजह से क्या कर दिया गया, एग्जामिनर ने राउंड ऑफ कर दिया है।
कि 704 ले लो। क्या ले लो? 704 ले लो और उसकी बेसिस पर बजटेड फिक्स एफओएच मालूम कर लो, वो 47,625 बन जाएंगे। सिर्फ यही काम किया है, अदरवाइज कोई मसला नहीं था। आप यही चीज यहां पर भी लिख देते तो भी खैर थी कि यही चीज आनी है यहां पर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि उसने खुद कहा वही वाली चीज हमने क्या करनी है, एफएल रिवाइज्ड फिक्स एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच ईयर। अब मसला क्या है, यहां पर उसने क्या है, हम रिवाइज करते हैं और एट एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर ईयर्स एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। तो रेट रिवाइज करना पड़ेगा, इस वजह से ये राउंडिंग ऑफ में ये रेट निकाला गया है पहले, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर बजटेड फिक्स एफओएच निकाले गए हैं कि क्या होंगे। अब ये निकल आए तो फिर पीछे एक्चुअल की तरफ भागना है बस। आपने कैलकुलेट बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 19-20, अब 20 का बजटेड आ गया है। अब बजटेड से वंस अगेन अगर हम जाएं तो ऊपर जाकर देखें तो कोई अंडर ओवर हमारे पास मौजूद है, सेम पैटर्न है। हमने ये वंस अगेन इस यही वाला काम करना है। वंस अगेन क्वांटिटी इसी तरीके से 10 450 से मल्टीप्लाई 6 करना है और फिर रेप्लिका काम ही करना है और कुछ नहीं करना। तो ये वाला काम हमारा क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। तो ये 4 मार्क्स हम परेशान हो गए कि यार पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे काम नहीं हो सकता। स्टार्टिंग कहां से है, मैंने कहां से की है, कैपेसिटी से। जो कैपेसिटी दी हुई थी मैंने आपको बोला था कि 99% चांसेस होते हैं कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही कैपेसिटी होगा क्वेश्चन का, और हमने वही काम किया। उससे चीजें जो मिलती गई हैं वो निकालते चले गए हैं। फिर आगे जाके एक लिंक बन गया और उस लिंक को यूज करके हमने आंसर ले लिया। सो दिस इज हाउ आपका अगर मैं आंसर पर आ जाऊं तो आपका वही काम रेप्लिका हो रहा है कि ये मैंने बजटेड ले लिया, एक्चुअल प्रोडक्शन मैंने 10,450 कर दी, इस 10,450 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे घंटे आ गए। इन घंटों को मैंने इस 704 रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो एब्जॉर्ब्ड आ गया। एब्जॉर्ब में अंडर ओवर किया तो मेरे पास क्या आ गए, एक्चुअल आ गए। सो दिस इज हाउ वी शुड वे फॉरवर्ड। 4 मार्क्स हमारे मुकम्मल हो गए। अगले कौन से मार्क्स हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरी रिक्वायरमेंट है मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की। फॉर द ईयर एंडेड, ये वाला एरिया सिर्फ और सिर्फ, क्या सेल सेम होगी, कोई चेंज, ओपनिंग इन्वेंटरी चेंज होगी, यस होगी। रेट कौन सा लगना है, पिछले साल का। अब वंस अगेन आपका कॉस्ट कार्ड आपके काम आ सकता है। क्या मेरे पास रेट एब्जॉर्ब के निकले आए हुए हैं 704 और 700 पिछला? क्या मेरे पास टोटल भी मौजूद है कि 31,000 तकसीम 3500 करूं या यहां से आर से निकाल लूं? पर यूनिट है ना रेट, 31,000 तकसीम 3500 करें जरा, जैसे मैंने निकाला था यहां पर। क्या सेम वे आउट है? इससे ये डिवाइड किया था ना तो रेट निकल आया था। सेम वही काम करना है, यहां से ये करेंगे तो पर यूनिट रेट निकल आएगा। क्या रेट बनता है, 8.85 है। और आर्स में क्या बनता है, ओपनिंग इन्वेंटरी तो 3500 ही होगा, पर यूनिट ही ठीक है। और एब्जॉर्प्शन रेट क्या है मेरा, 704 रुपए। 704 और 700, पिछले महीने में 700 था तो पिछले महीने का ओपनिंग स्टॉक पे पिछले महीने का रेट लगाना ना। घंटों में कितना बनता है, 700 ज़रब 6, 4200 पर यूनिट। एक यूनिट के ऊपर कितने घंटे लगने हैं, 6, तो 4200 पर यूनिट बनता है। 4200 पर यूनिट बनता है। कौन सा, एब्जॉर्ब्ड का रेट। और एब्जॉर्ब में से क्वांटिटी लो और मल्टीप्लाई कर दो मार्जिनल का, आपका आंसर आएगा, आपका रेट बन जाएगा। वंस रेट बन गया तो फिर पीछे कहानी कोई बचती है, मुझे ये बताएं। एक रेट अगर बन जाए तो फिर पीछे कोई कहानी बचती है? मैंने रेट सी यहाँ पे बनाए थे, ये वाली कहानियां क्या थी, ऐसे नहीं थी। मैं आपका रेट बनवा देता हूं आपको, आगे आप जाके कीजिएगा। 2019 का रेट, क्या यही चीज है हमारी, तरीकाकार यही है?
यही है, यही हम लिखते हैं फॉर्मेट के ऊपर। अगर आप फॉर्मेट के ऊपर स्टिक हो जाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, उसी के ऊपर रहेंगे। मैंने पूरा वही चीज लिख दी है यार, ये मेरा 4200 था 2019 का, 6 घंटे ज़रूब 700 पर यूनिट के हिसाब से, और मैंने 31,000 तकसीम 3500 पर यूनिट आपने अभी बताया था, कितना था 8.8, 8857, इसमें से ये निकाले तो ये मार्जिनल का रेट आ गया। ये रेट आ गए हैं तो फिर पीछे क्या मार्जिनल कॉस्टिंग बनाना मुश्किल काम है। ओपनिंग का रेट का मसला है ना, क्लोजिंग का रेट का भी कर लेते हैं, 2020 में आ जाए, 2020 के रेट को भी निकाल दो। 2020 का 704 रुपये रेट है, जब 6 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, किधर गया, ये आ गया 2020, 704 जब 6 करोगे आपका ये वाली चीज आ जाएगी। और क्वेश्चन में से जाओगे और रेट एब्जॉर्प्शन का निकाल दोगे, क्वेश्चन में स्टॉक के ऊपर ही जाओगे, क्लोजिंग स्टॉक से ही रेट निकल आएगा भाई 36,000 तकसीम 4। अब ये थाउजेंड में है, ये 1000 में नहीं है, असल में ये मसला हो रहा है, इसको पूरा लिखो 36 मिलियन डिवाइडेड बाय 4000, फिर सही आंसर आएगा। ऐ बेचारा जड़ा है ना कम गड़बड़ है करता पे रेट निकालते हुए 9000 रेट आ जाएगा आपका पर यूनिट। 9000 में से रिवर्स जाएंगे, ओवरहेड निकाल देंगे तो आपका रेट निकल कर आ जाएगा बेटा जी 2020 आ गया ना, 9000 रिवर्स गए 4776। आपके पास क्लोजिंग के भी रेट है, ओपनिंग के भी रेट है, मैंने यहां पर पैरेलल लिख दिए थे। अब वर्किंग के अंदर मैंने क्या कर दिया, अलग-अलग लिख दिए, और तो कुछ नहीं है, 2 वर्किंग्स बना दो, सो व्हाट। हमें चाहिए ओपनिंग के लिए पिछला रेट, क्लोजिंग के लिए अब वाला रेट, चीजें पूरी हो जाएंगी आपकी। और फिर आपकी रिकंसिलिएशन प्रॉफिट कार्ड के दर्जी ये आ गया, सेल सेम, कोई चेंज ही नहीं आनी। ओपनिंग इन्वेंट्री में वर्किंग नंबर 2, अब ये लंबी चौड़ी कहानी की गई हुई है। आपका जब कार्ड आ गया ना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा क्वांटिटी से, ठीक है। तो यहाँ पर लगता है मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, आधा काम कर दिया, आधा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। तो यहाँ पर वर्किंग की बजाय डायरेक्टली क्वांटिटी इनटू रेट, क्वांटिटी इनटू रेट, क्वांटिटी इनटू रेट, कहानी खत्म। बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर आपका क्वेश्चन आपके पैटर्न पे हो चुका है, जस्ट कॉस्ट कार्ड बनाने की देर थी, गया क्वेश्चन, घर जाके करेंगे हो जाएगा, बगैर सॉल्यूशन देखे करना है। तो ये क्वेश्चन जो मुश्किल आपको लग रहा था असल में मुश्किल था नहीं, और जब आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स आ जाएंगी तो फिर यहां पर जो मैंने लिखी थी रिकॉन्सिलिएशन शॉर्टकट मेथड वो भी लगाएंगे। आपके पास रेट्स दोनों हैं, एक 704 और एक 700, और उससे मल्टीप्लाई करके पर यूनिट भी हम कर चुके हुए हैं, तो यूनिट से वाला रेट अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। तो असल चीज़ है स्टार्ट करना और अपने लिए एक पैटर्न सजेस्ट करना कि आपने किस पैटर्न पे काम करना और चीज़ों को खींच कर निकालना किस तरीके से, नथिंग एल्स। पेपर पास करना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट करना सीखें। 5 4 9 9 और 2 11, और ऊपर भी होंगे शायद कोई थ्योरेटिकली भी, 9 2 11 नहीं, ऊपर कोई नहीं है। 11 मार्क्स, और 11 में से जिस स्टूडेंट्स ने 8 9 ले लिए समझें कि वो बेहतरीन मार्क्स हैं, और हम वही नहीं लेते। चलें आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।